नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग बात करेंगे अष्टविध सार या सार परीक्षा के बारे में। जैसा कि जानते हैं, सार परीक्षा या अष्टविध सार का नाम लेने से सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्यों करते हैं सार परीक्षा या सार परीक्षा है क्या। आइए एक एक करके हम लोग इन बिंदुओं पे बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, सार सार या अष्टविध सार, जैसा कि नाम से ही विदित है कि अष्टविध 8 प्रकार के सारों की बात की गई है। तो संख्या कितनी होती है? 8। ये ध्यान रखने का, अष्टविध सार या सार परीक्षा कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। अब बात होती है क्यों करते हैं। तो जैसा कि इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? रस धातु के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो रस धातु के अंतर्गत हम लोग सार की बात कर रहे हैं। तो सार को क्यों पढ़ते हैं या क्या इंपॉर्टेंस है या इसका एम क्या है, तो देखेंगे क्यों पढ़ते हैं। इसका जवाब होगा धातु के प्रमाण को जानने के लिए। धातुओं के प्रमाण मतलब जैसे ये रस धातु हो गई, नेक्स्ट धातु रक्त धातु हो जाएगी। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जितनी भी धातुएं होती है इनके प्रमाण को जानने के लिए, इनकी जो प्रशस्त मात्रा होती है उनको जानने के लिए ये सार परीक्षा या अष्टविध सार की बात की जाती है। अब बात करते हैं कि क्या जरूरत है कि धातुओं के प्रमाण की आवश्यकता पड़ी। धातुओं के प्रमाण की हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे रस धातु की बात करें तो रस धातु का जो प्रमाण बताया गया, कितने अंजलि बताया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो वो 9 अंजलि है। अगर ये प्रमाण 9 अंजलि से कहीं अधिक हो गया तो धातु वृद्धि के लक्षण इसमें आ जाएंगे। तो इसके जो 9 अंजलि का जो प्रमाण रस धातु है, तो वो जो है कहीं ना कहीं स्वस्थ पुरुष के लिए बताया गया है। लेकिन अगर ये प्रमाण बढ़ता है तो धातु वृद्धि के लक्षण आ जाए। रस धातु वृद्धि के लक्षण जो बताए गए शास्त्रों में उसके लक्षण आने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रमाण से चाहे अधिक होना चाहे कम होना, दोनों ही रोग की अवस्था को इंडिकेट करता है। अपने प्रमाण में होना स्वस्थ की कंडीशन है, चाहे उस प्रमाण से कम होना या ज़्यादा होना, दोनों ही कहीं ना कहीं अस्वस्थ या रोग की अवस्था को इंडिकेट करता है। इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है कि अष्टविध सार जो कि धातुओं की परीक्षा के लिए होता है, धातुओं के प्रमाण को जानने के लिए अष्टविध सार या सार परीक्षा की जाती है। दूसरा जवाब है पुरुषों के बल। अब कहीं ना कहीं पुरुषों का बल किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो धातुएं हैं, चाहे रस हो, रक्त हो, मांस हो, मेद हो, अस्थि हो, मज्जा, शुक्र हो, ये धातुएं अगर अपने प्रमाण में है, अपनी मात्रा में है, तो प्राणियों का बल उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि पुरुषों के बल के प्रमाण को जानने के लिए, तो धातुओं के प्रमाण को जानने के लिए, या उसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि पुरुषों के या व्यक्तियों के बल के प्रमाण को जानने के लिए अष्टविध सार या सार परीक्षा की जाती है, इसकी स्टडी की जाती है। आपका जवाब ये होगा। तो पूछा जाता है कि क्यों की जाती है, तो इसके क्यों का जवाब ये दोनों हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि सार की बात करते हैं तो इसका वर्णन आचार्यों ने कहाँ किसके अंतर्गत किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आचार्य चरक ने 10विध आतुर परीक्षा, आप लोग अभी चरक संहिता में इससे वेल नोन हो जाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे भी कि आचार्य चरक ने 10विध आतुर परीक्षा, 10विध आतुर परीक्षा मतलब 10 प्रकार की परीक्षाएं बताई हैं। जिसमें आतुर परीक्षा मतलब रोगी व्यक्ति के, किसी भी रोगी व्यक्ति जब आपके क्लिनिक में आता है, आपके चिकित्सालय में आएगा, तो उसकी पहले परीक्षा की जाती है। तो उसके 10 पॉइंट कौन कौन से, उसमें कुछ पॉइंट बताते हैं हम लोग। 10विध आतुर परीक्षा था, रोगी व्यक्ति की 10 तरह से परीक्षा की जाती है। उसमें पहला पॉइंट होता है प्रकृति परीक्षा, प्रकृति विकृति, प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सार परीक्षा, संघनन परीक्षा, इसी तरह से 10 पॉइंट होते हैं। इस आचार्य चरक ने 10विध आतुर परीक्षा, जो कि इसमें प्रकृति, विकृति, सार, संघनन और भी चीजें हैं, 6 चीजें आदि के अंतर्गत सार परीक्षा का वर्णन किया। तो देखेंगे प्रकृति, विकृति, सार, सार प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सार परीक्षा, संघनन परीक्षा, इसी तरह से 6 और भी हैं। तो इस 10विध आतुर परीक्षा के अंतर्गत सार परीक्षा का या अष्टविध सार का वर्णन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले पॉइंट है। अब देखेंगे कि बोला गया है कि आचार्य चरक ने ही बोला है कि जिस प्रकार से दोषों की परीक्षा प्रकृति परीक्षा से की जाती थी, यहाँ जो प्रकृति परीक्षा है अर्थात दोषों की परीक्षा है, वात पित्त कफ, जो शारीरिक और मानसिक दोष की बात की गई, उसकी परीक्षा की बात की गई है, तो उसकी परीक्षा प्रकृति परीक्षा के अंतर्गत आती है। तो देखेंगे जिस प्रकार दोषों की परीक्षा प्रकृति परीक्षा से की जाती है, उसी प्रकार धातु की परीक्षा के लिए सार का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार धातुओं की परीक्षा के लिए, जो भी ये रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है, या जो अन्यत्र धातुएं हैं, उनकी परीक्षा के लिए सार का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है।
अब ये तो सिंपली इंट्रोडक्शन या ये सब चीज़ें हो गई। अब आइए बात करते हैं, क्योंकि सार के प्रकार या भेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपली कहते हैं सार कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अष्टविध सार की बात की गई। ये जो 8 सार है ये किसने माना है? आचार्य चरक और सुश्रुत ने 8 अष्टविध सार माना है, जबकि आचार्य काश्यप ने 8 जगह सार की संख्या 9 मान लिया है। आचार्य काश्यप ने सार की संख्या 9 माना है, तो 9 क्या एक्स्ट्रा माना है? चरक और सुश्रुत के अलावा उन्होंने क्या एक एक्स्ट्रा मान लिया है? तो देखेंगे 8 प्लस ओज सार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओज सार। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा सार की संख्या कितनी होती है। सिंपली पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 8। मतलब जब रेफरेंस ना दे, कुछ बोल दे कि सार की संख्या होती है, या ये कह दे कि चरक या सुश्रुत ने सार की संख्या कितनी मानी है, तो भी 8 है। लेकिन जब काश्यप का रेफरेंस पूछ ले कि काश्यप ने सार की संख्या कितनी मानी है, तो आपका जवाब 8 की जगह 9 हो जाएगा। तो ये 9 सार काश्यप ने माने हैं। चरक और सुश्रुत के 8 के अलावा एक सार ओज सार एक्स्ट्रा मान लिया है। तो ये बात हो जाती है। अब आते हैं कि वो जो 8 सार हैं वो चरक ने या सुश्रुत ने जो 8 माने वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि त्वक सार, तो आप हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार, सत्व सार। तो यहाँ जो देख रहे होंगे, यहाँ पर पहला जो सार है त्वक सार है, त्वक सार। जबकि हम लोग की पहली धातु क्या होती है? रस धातु होती है। तो इन्होंने चरक और सुश्रुत ने रस सार न कह के, आचार्य चरक और सुश्रुत ने रस सार न कह के उसकी जगह पे क्या बोल दिया? त्वक सार बोला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि त्वक सार का वर्णन किसने किया है? नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। उन्होंने त्वक सार की जगह पे रस सार की जगह पे त्वक सार। बाकी देखेंगे रस के बाद जो धातु होती है रक्त सार। रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। 7 धातुएं आ गई रस को छोड़कर, मतलब रस को छोड़कर जो 6 धातुएं एक एक करके आ गई। अब और एक्स्ट्रा क्या है? सत्व सार। सत्व का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं मन। तो मन की भी परीक्षा इस सार के अंतर्गत कर लेते हैं। तो जो कहते हैं ना कि किसी रोगी व्यक्ति का मन कैसा है, अगर दुर्बल मन का है, बहुत अच्छा तीव्र मन का है, या फिर मतलब बहुत स्ट्रांग मन का है, तो उसको उसके पहले तो मन को जीतने वाली जो औषधियाँ दी जाती है, मन को प्रभावशाली बनाया जाता है, मन को बलवान बनाया जाता है, तब जाके कहीं उसको औषधि दिया जाता है रोगों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे कि पहला जो सार है त्वक सार है, न कि रस सार नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्वक रस सार की जगह पे क्या कह दिया? त्वक सार कह दिया। और जबकि काश्यप ने क्या बोला था? 9वां ओज सार है। तो प्रश्न पूछता है ओज सार का वर्णन किसने किया? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप। तो आपका आंसर होगा काश्यप। आचार्य काश्यप ने ओज सार का वर्णन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सार परीक्षा का परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो हम लोग देखते हैं सार परीक्षा का परिणाम। सार को पढ़ने से, सार का ज्ञान जिनको होता है उससे क्या होता है? सार परीक्षा जब करते हैं किसी रोगी व्यक्ति का, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, परिणाम क्या होता है। तो देखेंगे इसका वर्णन अष्टांग हृदय शारीर में बोला गया। अष्टांग हृदय, अच्छा वाग्भट ने क्या बोला है? सारे रूपे सर्वे, सारे रूपे सर्वे स्यात् परम गौरव संयुतम सर्वारंभेषु च आशावान सहिष्णु सन्मति स्थिर। तो कुछ में उन्होंने बोला है कि सार का परीक्षा करने से, सार का परीक्षा करने से अर्थात बोला गया है कि सारे रूपे सर्वे, अर्थात अब जब किसी व्यक्ति की परीक्षा करते हैं तो वो देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ये 8 सार पाए जाते हैं, मान लीजिए सपोज करिए, जनरली पाए नहीं जाते हैं, लेकिन मान के चलिए ये जो 8 सार, अष्ट सार की बात की गई है, अगर 8 सार किसी एक व्यक्ति में पाए जाते हैं तो सारे रूपे सर्वे, सभी सारों से युक्त व्यक्ति, मतलब अष्ट सार से युक्त व्यक्ति जिसमें त्वक सार से लेकर सत्व सार पूरे सार पाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उसकी परीक्षा क्या है या उसका लक्षण क्या है, उसके बारे में बोला है। सारे रूपे सर्वे अर्थात सभी सारों से युक्त व्यक्ति, सभी सारों से युक्त मतलब अष्टविध सार से युक्त व्यक्ति, गौरव संयुक्तम अर्थात गौरव से युक्त होता है। गौरव का मतलब मान सम्मान से युक्त होता है। गौरव मतलब मान सम्मान, गौरव फैलाना, मान सम्मान की बात करता है। गौरव से युक्त, मान सम्मान से युक्त है। दूसरा पॉइंट दिया सर्व आरंभेषु च आशावान, अर्थात सभी आरंभों में आशावान, मीन्स कोई भी कार्य करेगा व्यक्ति
हमेशा उसमें एक उसको उम्मीद बंधी रहती है। अर्थात कोई भी निराशावादी होकर कार्य नहीं करता, बहुत ही एक्साइटेड होकर करता है कि इसका मतलब उसका रिजल्ट उसको जरूर मिलेगा, ये उम्मीद से कार्य करता है। हम ये भी देखते हैं कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत अगर बहुत ही अच्छे मन से करें, बहुत पॉजिटिव विचार के साथ करें, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ करें, तो उसका रिजल्ट जरूर आता है। मतलब बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमें आशावान होकर उस कार्य को करना चाहिए, पूरा मन लगाकर। सर्व आरंभेषु च आशावान, अर्थात सभी कार्यों में के आरंभ में आशावान होता है, अर्थात उसमें इच्छा रखता है, पॉजिटिव विचार रखता है। उसके बाद देखेंगे सहिष्णु। तो क्या होता है सहिष्णु? सहिष्णु का मतलब छोटे मोटे क्लेश को सहने वाला होता है। सहिष्णु मतलब क्या होता है? छोटी मोटी जो परेशानियां होती है उसको सहन कर लेता है, जो भी क्लेश होगा उसको सहन करने वाला होता है। छोटे मोटे है या बड़े कोई भी हो, छोटे मोटे क्लेश को सहन करने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद देखेंगे सन्मति। सन्मति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि वाला। ध्यान रखिएगा, सन्मति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि वाला। सन्मति का मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाला। और स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है? कि स्थिर लगन वाला, स्थिर मन वाला होता है। तो ये अष्टविध सार से युक्त व्यक्ति जो होता है, इसके ये गुण पाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सार परीक्षा का प्रयोजन। तो प्रयोजन की बात करें तो प्रयोजन हमने शुरू में, सार परीक्षा का प्रयोजन हम लोगों शुरू में ये 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है ये दोनों प्रयोजन इसी के हैं, ठीक है ना। सार परीक्षा का प्रयोजन क्या है? यही धातुओं के प्रमाण को जानने के लिए, पुरुषों के बल के प्रमाण को जानने के लिए सार परीक्षा किया जाता है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो बल के प्रमाण या धातुओं के प्रमाण को जानने हेतु सार का परीक्षा की जाती है। ये तो सिंपली बात हो गई। अब आते हैं इसी आपके रस धातु के अंतर्गत अष्टविध सार के बाद उसमें एक आया है कि त्वक सार। जैसे अष्टविध सार का वर्णन किया, उसमें विशेष रूप से त्वक सार का वर्णन करने को बोला गया है। अष्टविध सार के अंतर्गत जो अगला हेडिंग हम लोग का है, त्वक सार पुरुष के लक्षण। मान लीजिए कोई व्यक्ति त्वक सार से युक्त है, अर्थात जो त्वक सार पुरुष होगा उसकी क्या लक्षण होंगे, उसकी त्वचा कैसी होगी, इस तरह की बात की गई है। तो देखेंगे त्वक सार पुरुष के लक्षण तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके शार्ट नोट में पूछा जाता है। ये भी एक तरह से शार्ट नोट का पॉइंट है और ये भी अलग से शार्ट नोट का पॉइंट है। त्वक सार पुरुष के लक्षण आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछा जाएगा। तो त्वक सार पुरुष के लक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट डल्हड़ का आता है। डल्हड़ ने क्या किया है? डल्हड़ ने सुश्रुत सूत्र के 35वें चैप्टर के श्लोक नंबर 18वें पे एक टीका लिखी है। क्या लिखी है? कि जो त्वकसार पुरुष को रससार पुरुष समझना चाहिए। अर्थात जो त्वकसार पुरुष की बात कर रहा है, त्वकसार पुरुष के लक्षण को, क्योंकि देखेंगे यहां पर क्या है कि तो रससार की बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने कह दिया त्वकसार पुरुष को रससार समझना चाहिए, क्योंकि रस धातु का वर्णन नहीं किया गया है। और हम लोग देखते हैं कि त्वचा कहीं ना कहीं रस का स्थान कहाँ है? रस की उपस्थिति हम लोग को त्वचा से महसूस होती है। तो कहते हैं कि किसी की त्वचा स्निग्ध है तो इसका कहते हैं कि खूब पानी नहीं पीता है, लिक्विड डाइट लेता है। और किसी की त्वचा स्निग्ध रूखी है, सूखी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके शरीर में रस धातु की कमी लगती है। तो ये कह रहा है त्वकसारम रससारम, त्वकसार पुरुष को रससार पुरुष समझना चाहिए। और क्या है कि त्वक शब्देन, त्वक शब्द से त्वचा में स्थित रस को समझना चाहिए। देखेंगे त्वक शब्देन त्वकस्थो रसो अभिहत। तो त्वक शब्द से त्वकस्थो मतलब होता है त्वचा में स्थित। क्या होता है? त्वचा में स्थित रस। त्वक शब्द से त्वचा में स्थित रस को समझना चाहिए। ये तो डल्हड़ ने कर दिया सुश्रुत पर टीका करके। अब आइए देखते हैं कि सुश्रुत सूत्र 35वें चैप्टर के श्लोक नंबर 18वें को उन्होंने क्या बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है कि त्वकसार से युक्त पुरुष, जो त्वकसार से युक्त पुरुष होता है, त्वकसार वाला पुरुष जो होता है, उसकी त्वचा क्या होती है? उसकी त्वचा और रोम, उसकी त्वचा और जो त्वचा के ऊपर जो रोम होते हैं वो कैसी होती हैं? तो सुप्रसन्न, मतलब बहुत ही स्निग्ध दिखाई देंगी, प्रसन्न दिखाई देंगी, अच्छी दिखाई देंगी। मृदु, बहुत ही कोमल, त्वचा बहुत कोमल होगी और रोम, त्वचा और रोम प्रसन्न और कोमल दिखाई देते हैं। ये सिंपली 2 टर्म का है, सुप्रसन्नम और मृदु। सुप्रसन्न और मृदु त्वचा और रोम, त्वकसार पुरुष की व्यक्ति की त्वचा और उसके ऊपर रोम
सुप्रसन्न अर्थात प्रसन्न और मृदु होते हैं, ये सुश्रुत ने बोला है। इससे कहीं सुंदर वर्णन आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8वें चैप्टर में बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है कि त्वकसार से युक्त पुरुष की त्वचा अर्थात त्वकसार पुरुष के व्यक्ति की त्वचा कैसी होगी, तो त्वचा क्या होगी, स्निग्ध होगी, श्लक्षण होगी, मृदु होगी, प्रसन्न होगी, सूक्ष्म होगी। सूक्ष्म मतलब पतली, सूक्ष्म मतलब त्वचा पतली होती है, और सूक्ष्म होगी त्वचा, अल्प मतलब पतली होगी, गंभीर होगी, सुकुमार लोम, सुकुमार और लोम से युक्त होगी। सुकुमार मतलब कोमल हो गया, लोम का मतलब लोम, रोम या लोम से युक्त होगी, और सप्रभेवेन अर्थात प्रभा युक्त, प्रभा मतलब कांति से युक्त होगी। त्वच त्वकसारणाम, ये त्वकसार पुरुष की त्वचा, ये इतने गुण पाए गए हैं। अब बोला गया है कि जो त्वकसार पुरुष होगा, चरक ने क्या बोला, त्वकसार पुरुष में कौन कौन से और गुण पाए जाएंगे। ससारता मतलब त्वकसार से युक्त पुरुष जो होता है वो सुख सौभाग्य, सुख 1, सौभाग्य 2, ऐश्वर्य 3, उपभोग 4, बुद्धि 5, विद्या 6, आरोग्य 7 और प्रहर्ष मतलब प्रसन्नता 8। इन 8 गुणों से युक्त होता है, इन 8 चीजों से युक्त होता है त्वकसार पुरुष। सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्ष मतलब प्रसन्नता से युक्त होता है, इन 8 चीजों से युक्त होता है। तो देख लिया आप लोगों ने कितना सुंदर तरीके से सार का वर्णन, एक्सप्लेनेशन आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने और डल्हड़ ने किया है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।